गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और संडे पर भी हम चाय पर चर्चा पर हाजिर हैं। सवेरे सवेरे हमारी चाय पर चर्चा चलती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज की चाय पर चर्चा पर हम एक क्यूरी कवर करते हैं, बिकॉज संडे इसीलिए मैंने नाम लिया। ये आरटी सर की क्यूरी है, जिन्होंने सवाल किया है एचयूएफ के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में, एचयूएफ के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताइए प्लीज, ठीक है ना। तो उसके बाद में और भी बहुत सारे जो कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद आती हैं, वो दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है। आप लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और रोज रोज अपना परिवार भी जिस हिसाब से हम चाहते हैं, स्लोली ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ, उसी हिसाब से अपना बढ़ता भी जा रहा है। तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर लेते हैं एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ के बारे में अगर मैं डिटेल से बताऊं तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है जो कि भारत में शामिल है, ठीक है। इसमें कई सारी, हम एक प्रकार से मान करके चलिए जितनी एमसी होती हैं किस पर काम करते हैं, ट्रस्ट पर काम करती हैं, ठीक है ना। इसके पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें क्या क्या करना है वो बताते हैं। तो ट्रस्ट पर हम सारे काम करते हैं। उसी प्रकार से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि कर्ता धर्ता अपने जो पीछे परिवार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साबित कर सकता है। तो एचयूएफ के रूल जैसे आप देखेंगे, इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको मिल जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि अभी परिवारों का न्यूक्लियर परिवार होता जा रहा है, मतलब परिवारों का विघटन होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी, मैं आपको एक बात बताऊं, मानसिक, आर्थिक और सोशल रूप से आदमी कमजोर होता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बंदा बाहर रह रहा है, उसका बच्चा, उसका परिवार अगर पीछे है, परिवार में तालमेल है, तो कई सारी समस्याएं उसकी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए कि हमारा ले लीजिए, हम तीनों भाइयों में से जो भी पहुंच जाता है घर में, वो क्या करता है, पूरे नात रिश्तेदार गांव समाज को अटेंड कर लेता है। उसके बाद में जिसकी जितनी जिस साइड की कैपेबिलिटी है वो अपनी कैपेबिलिटी को वहां पे यूटिलाइज कर देता है। तो उससे हमें डायनामिक ग्रोथ परिवार का मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब प्रोज में मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इसके रूल्स और आर्टिकल्स आप देख लिया। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट की बात मैं बताता हूं। हाँ, कॉन्स भी मैं साथ साथ बताते चलता हूं। कॉन्स में क्या होता है, जैसे मान लिया सपोज करो परिवार में कई घर से बहुएं आ गई। इस मामले में मेरी माताजी बहुत लकी हैं कि उन्हें बहुएं ऐसे परिवार से मिली हैं, उन्हें कुछ नहीं लेना देना, जो करना है आप लोग करो। अगर सजेशन लेना है तो एडुकेट सजेशन देती हैं, पूरे घर को अपने संभाल करके रखती हैं, बच्चों को संभाल करके रखती हैं, नात रिश्तेदार को कोई शिकायत नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर मान लिया मधुर संबंध है तो वो एचयूएफ बहुत ही अच्छा माना जाता है और घर एक प्रकार का स्वर्ग बन जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फैमिली के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, बट मेरे को खास दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना ही होता है, ठीक है ना। चलिए, मेनी कंपनीज ऑफर एचयूएफ फैमिलीज, ठीक है, एचयूएफ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, कई सारी कंपनियां ऑफर करती हैं, ठीक है ना। और वन कैन बिगिन द प्रोसेस केवाईसी फॉर्मेलिटीज। केवाईसी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप अगर पूरी कर देते हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। शर्तें उसमें क्या क्या होती हैं, कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब कॉमन एंसेस्टर्स दादाजी, दादाजी के लड़के, जिसमें चाचा आ गए, ताऊ आ गए, भाई आ गए, ठीक है ना। अनमैरिड वाइफ जितनी हो गई, जिसकी भी हो गई, जैसे मान लिया तीनों भाइयों की वाइफ हो गई, दादाजी की जैसे दादी जी हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे आगे वाली जनरेशन हो गई। हाँ, बेटियां इसमें अनमैरिड होनी चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बाद में वो जैसा शादी होता है तो वो अपना शेयर ले भी सकती हैं, ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। अनमैरिड डॉटर हो गया। अभी उसके बाद में कर्ता ही हेड होता है। कर्ता जो होता है इसका, वही हेड होता है। इसमें एक आपको कर्ता बनाना पड़ेगा जो कि उसका हेड रहेगा। एचयूएफ के लिए अपने नाम पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब इसके लिए आपको, जैसा कि आपको पता है, इंडिविजुअल के लिए जैसे केवाईसी मैंडेटरी है, वैसे इसमें भी केवाईसी मैंडेटरी है।
ठीक है ना। उसके बाद में केवाईसी के जितने फॉर्म लगते हैं वो आपको देने आगे मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, वो आपके लग जाएंगे। वो फॉर्मेलिटीज करनी है और रजिस्टर्ड एजेंसी को इसको डिपॉजिट करना है ताकि आप रजिस्टर्ड हो जाएं। क्लियर हो गया यहां तक? आपको नहीं क्लियर होगा तो आरटीजी दोबारा करिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, बिकॉज अब इसके मामले में मेरा फंडा क्लियर है। ऑलरेडी मेरी फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली है, हम लोग कंबाइंड परिवार के हैं, काफी सारे काम हम लोग कंबाइंड करते हैं, माता जी हमारी उसकी हेड है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? पैन ऑफ दी एचयूएफ। पैन या तो सबके पैन आप लगा सकते हो या जो आपका करता है उसके पैन लगा सकते हो, बट इसमें आप क्या करेंगे? डीड ऑफ डिक्लेरेशन, आपको एक डीड देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें आपकी लिस्ट हो पूरी फैमिली की, ठीक है ना। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दादाजी हो गए, दादाजी के 2 लड़के हो गए, लड़कों के लड़के हो गए, उनकी वाइफ हो गई, उनकी हो गई। तो इस प्रकार की आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे ऊपर कर दिया दादाजी या दादी जी जो भी हेड है, या जो हेड ऑफ जिसको आप जो है कर्ता बनाना चाहते हैं, उसके आगे फिर एरो में बनाने चाहिए उनके 3 लड़के हैं, ये हैं, फिर उनकी वाइफ्स ये है, फिर उनके इतने बच्चे हैं, उनकी इतनी है, डॉटर अनमैरिड है। इस प्रकार से आप एक डीड आपको बनानी पड़ेगी जिसको रिलेशन प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना पड़ेगा। बैंक पासबुक अगर आपका एचयूएफ के नाम से है तो कंबाइंड पासबुक है तो भी चल जाएगी, नहीं तो आपका जो करता है उसके नाम की पासबुक चल जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। फोटोग्राफ सबके ज्वाइंट फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए, अलग अलग फोटोग्राफ ले लीजिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एड्रेस, आइडेंटिटी होना चाहिए एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ एड्रेस में मेनली आज के टाइम पर आधार कार्ड से मैंडेटोरी है, तो मैं इसको आपको कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एटलीस्ट कर्ता का तो आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी सबका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहेगा तो चल जाएगा, बट कर्ता का तो चाहिए, ठीक है ना। पैन ऑफ कर्ता का पैन तो रहेगा ही। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड बाय द कर्ता के द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट कर दिए जाने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला क्या स्टेप करना है? अगला स्टेप आपको यह करना है कि मल्टी फंड एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरने हैं, ठीक है ना। मल्टी फंड एप्लीकेशन फॉर्म कौन भरेगा? कर्ता जी भरेंगे, जिसमें बैंक डिटेल होगा, एचयूएफ का नहीं तो उनका होगा, डीड ऑफ डिक्लेरेशन होगा एंड चेक एक होगा, ठीक है ना। जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है या आपको एसआईपी करनी है तो भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब वैसे मैक्सिमम एचयूएफ में क्या होता है, बल्क अमाउंट अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। फिर भी आप एसआईपी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब आपका और किस स्कीम में आप करना चाह रहे हैं वो स्कीम आप भरेंगे, उसके बाद में इसको जो भी आपके नियरेस्ट की ब्रांच है या तो उसको भर दें या फिर एएमसी को आप पोस्ट कर दें या ऑनलाइन अपलोड कर दें, तो भी आपका ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन चेक लिख देंगे तो उसको कैसे करेंगे? ब्रांच पर ही करेंगे, नहीं तो बाई पोस्ट इसको भेजेंगे अगर आप लमसम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करके आप एचयूएफ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका आपको अभी जो बेनिफिट्स भी बताऊंगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड, अब इसमें पॉइंट्स क्या नोट किया जाए? कर्ता को एचयूएफ ऐड करना है, कर्ता ने बिल्कुल अपने आप को वहां पे लिखना है, मैं करता हूं, और ये हमारा ये है जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, वहां पर भी ऐड करना है। जो आप ये वाला फॉर्म भर रहे हैं मल्टी फंड एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें भी आपने लिखना है कि मैं करता हूं इस इन्वेस्टमेंट का, और अपने आप को ये डिक्लेयर करना है ताकि जो इंडिविजुअल ने अगर कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है तो उससे इसको अलग किया जा सके। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। सिंगल होल्डर बेसिस पर ऑल एचयूएफ अकाउंट। अब सिंगल होल्डर बेसिस, अगर कर्ता आपका सिंगल होल्डर रह रहे हैं तो सारे के सारे एचयूएफ अकाउंट, ठीक है ना, फोलियो डीमैट अकाउंट ऑपरेटेड बाय ए सिंगल होल्डर, तो वो कर्ता अकेला ऑपरेट कर सकता है सारे के सारे को, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं या ज्वाइंटली ऑपरेट करने के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मोटा मोटी आप इन्वेस्टमेंट इसको कैसे करें। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और एचयूएफ के नाम पर क्या होगा कि आपका इसमें कई सारे टैक्स का बेनिफिट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो जो आपके टैक्स के कंसल्टेंट है आरटी सर, देखिए मेनली क्या होता है कि
टैक्स से बचना। सबसे बड़ी बात क्या होती है आज के टाइम पर, टैक्स से बचना मीन्स क्या होता है? ये बात आपने बहुत सही और मार्के का प्रश्न पूछा है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको एक बात बताऊं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जो विडंबना है ना, आज के टाइम पर पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास आदमी ही पिस रहा है। क्यों पिस रहा है वो, ये मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए पिस रहा है, सपोज करो आपके किसी एक इंडिविजुअल की हेड, अब जैसे आपका कर्ता ही हो गया, अभी कर्ता की सपोज करो कि 1 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग है। अब जितना परिवार उसमें हो जाएगा, नॉन अर्निंग परिवार हो जाएगा, वो डिवाइड, तो क्योंकि खर्चे तो सबके बराबर है। अगर आप इक्वल सबको लाइबिलिटीज देना, मतलब जो है, जो बोलते हैं ना, सुविधाएं देना चाह रहे हैं अगर सबको आप, तो खर्चे तो सबके ऊपर आपको करने पड़ेंगे। तो कमैया 1 है, खर्चवैया अगर 8 है, क्या होगा कि 8 से डिवाइड कर दो, तो 15 8 120, मतलब 15,000 रुपए भी पर मेंबर पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं पड़ रही आपके घर की, ठीक है। जबकि आपकी अर्निंग क्या दिख रही? 1 लाख रुपए दिख रही है। तो इस प्रकार से जो आपकी सोच आई है, ये वन ऑफ द बेस्ट सोच है कि अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो इससे कई मद से हम बच सकते हैं, जो कि वाजिब भी है, ये वाजिब भी है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और कई सारे एमसीज इसको ऑफर करती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप आरटीजी आप जा करके उस एमसी पर मिल सकते हैं, कई सारे बैंक्स इसको ऑफर करते हैं, वहां पर मिल सकते हैं। आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। मेन इसमें क्या है? डिक्लेरेशन है, एड्रेस प्रूफ है, और उसके बाद में एक अकाउंट खोल लीजिए जिसमें ज्वाइंट होल्डर कर दीजिए, नॉमिनी कर दीजिए, या एचयूएफ के नाम पर अकाउंट खोल दीजिए। उसके बाद आराम से अपने आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में जितनी बेनिफिट्स आपको लेनी है वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, किसी भी सीए से मिल करके आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी संदेह होता है तो फिर आप हमें बताइएगा, हम इसको अपने सीए से कंफर्म करके आपको बता देंगे। लीगली कुछ जानकारी चाहिए तो हम वकील साहब जो लखनऊ में हमारे जो है भाई साहब है, काफी माने जाने लायर हैं वो, तो उनसे भी मतलब जो है अगर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए कि तो उनसे कंसल्ट करके मैं आपको लीगल टर्म्स भी बता सकता हूं। सीए भी हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, उनसे भी इसकी जितनी आपको लाइव मतलब बेनिफिट्स मिलनी है वो मैं कर सकता हूं, बशर्ते आप लोग करना तो स्टार्ट करें। इस टाइप के जब कोई सवाल पूछते हैं, जो सवाल हेल्दी हो, डिस्कशन लायक हो, तो उस पर मजा आता है, उस पर फिर बात करने में भी आनंद आता है, ठीक है। सवाल कोई भी हो सकते हैं, जिज्ञासा कोई भी हो सकती है, क्योंकि जिज्ञासा अगर आप नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल की जिज्ञासा हो, चाहे कंबाइंड जिज्ञासा हो, चाहे आम उसकी जिज्ञासा हो, इसीलिए हमने ये मंच स्टार्ट करा है कि ताकि हम इस पर फ्री टू फ्री टॉक कर सके, ठीक है ना। और ये कम से कम, अब आप देखिए कि कम से कम ये हजारों लोगों के पास तो जाता जाता है, मिनिमम 500 के आसपास, तो 460 के आसपास तो अपना ही मतलब एक जो है चैनल का अपना परिवार हो गया है, ठीक है ना। तो और ये सब वॉलंटरी जो है सब जुड़े हुए लोग हैं, तो इंटरेस्टेड लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी क्या है कि इस प्रकार से क्या है, इतने सारे लोगों में वो चीजें जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे उसमें एडवाइस किया था, हालांकि जितनी उनकी समझ थी उतनी उन्होंने एडवाइस करा था, बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैंने एक जो सवाल पूछा था रिगार्डिंग टू कि अगर किसी को पता है, हाँ, रिगार्डिंग टू एसआईपी के अमाउंट के बारे में हमने पूछा था, तो उन्होंने थोड़े से हमसे सवाल करके काउंटर जो है क्वेश्चन करके उसके बाद में उसकी अपना रिप्लाई भी दिया था। तो दैट इज वेरी नाइस। वो मन को अच्छा लगता है कि कम से कम चलो ठीक है यार, इस टाइप से हमारा एक परिवार बनता जा रहा है जिस पर हम अपनी बात को रख सकते हैं, जिस पर हम आप अपनी इतनी वैल्यूएबल चीज, जो कि हम आम आज के टाइम पर विडंबना क्या थी, आम जनों की क्या 70% 80% घरों की आज भी विडंबना यही है कि लोग फाइनेंशियल मैटर पर बात ही नहीं करना चाहते, बाप बेटे नहीं नहीं करना चाहते, भाई भाई नहीं डिस्कस करना चाहते, माँ बेटे नहीं डिस्कस करना चाहते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्थनीति पर हमारे यहाँ पर तो बात ही नहीं करना चाहता कोई परिवार पर, पहले तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, जो ले लिया गया डिक्लेरेशन ले लिया गया। आज के टाइम पर तो कम से कम ओपनली बात हो जाती है। आज के टाइम पर तो हम लोग आपस में चलो ठीक है इन चीजों को अपना शेयर कर रहे हैं, शेयर नहीं करते तो फिर बेनिफिशियल कैसे होते आप बताइए, ठीक है ना। नोशनल प्रॉफिट का तो हमें पता ही नहीं था कि नोशनल प्रॉफिट का देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट, अब देखिए गवर्नमेंट का जो आएगा फैसला वो आएगा,
गवर्नमेंट का बाद में जो आएगा वो आएगा, लेकिन आज के टाइम पर क्या है, नोशनल प्रॉफिट को तो आपका प्रॉफिट माना नहीं जाता है। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है, तब तक तो प्रॉफिट है नहीं। अब जब उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा, जो बाकी सबके ऊपर लगेगा हमारे ऊपर भी लगेगा। देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। आपको आप देखिए, दो लोगों का तो राहुल गांधी का और जो है शशि थरूर का पोर्टफोलियो हमने किया था, बाकी स्मृति ईरानी वगैरह का और इनका भी पोर्टफोलियो, नितिन गडकरी वगैरह का पोर्टफोलियो अभी जो है निकला था इसमें चुनाव में। मैंने भी किया था, नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखो करके सबसे पहला मतलब जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए कि हम उनसे सीख सकते हैं। तो आखिर उनका भी तो है, जो इस कानून को बनाने वाले हैं, जो इस बिल को लाने वाले हैं, उनका भी तो पोर्टफोलियो है। तो एक्चुअली वो भी अपना अपना भी तो हित देखेंगे। वो अगर वो अपने हित को ताक पर रख करके, सिर्फ के स्वार्थ को रख करके अगर नेशनल इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, तो यस वी आर जो लकी गाई, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी उनका साथ देंगे। तो इसमें कोई इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया आज संडे का डिस्कशन है, तो इसमें फिर हमने क्या करना है, हमने बस वही करना है कि 4-5 महीने हो गए, अगर इसी झोल झाल में मार्केट रहती है तो हमने देखिए ऐसे 2022 का साल बीत गया था, लोग रोते रहे, गाते रहे, ये करते रहे, 2022 का साल बीत गया था। 23 में 5वां महीना स्टार्ट हो गया, जनवरी से लेकर के 5वां महीना स्टार्ट हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है, मैं लमसम की कॉल नहीं दे रहा हूं, मैं लमसम की कॉल नहीं दे रहा हूं, ऐसे कई लोग इस टाइप की बात करते। अरे भाई देखिए, जिनके पास नहीं है पैसा या जिनके पास आना है वो इंतजार करेंगे, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है, बहुत सारे लोग ऐसे होल्डिंग है, अब उनको तो कम से कम इस टाइप की राय मत दो। 5 महीने से मार्केट एक स्टेज पर कंसोलिडेट कर रही है, अब आप बोल रहे हो जब 1% 1.5% की गिरावट आ रही है तब भी आप बोल रहे हो मैं लमसम की कॉल नहीं दे रहा हूं, देन यू शुड नॉट टू बेट। आपको बेट नहीं करना है, ठीक है ना। 2019 का मैंने एग्जांपल दे दिया, जिसने भी 2019 में भी इन्वेस्ट करा था ना, वो अच्छा खासा 2024 में प्रॉफिट में है। 2019 में इलेक्शन हुआ था ना, तो फिर इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। अब कम से कम 5 साल का तो आप का टाइम है ही, 10 साल का आपका टाइम है ही, तो आप उस पैसे को लेकर के बिना मतलब में ताकिए मत। आज के टाइम पर आप देखिए कि बेशक कितना भी कंसोलिडेशन है, तभी भी मैक्सिमम फंड, लार्ज कैप फंड 14 से 15% आपको मैक्सिमम का एवरेज रिटर्न दिख रहा है। कोई भी मल्टी कैप है उसका 20% से अब, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप है 20% से अब दिख रहा है। कोई भी मिड कैप है 23-24% उसका दिख रहा है। कोई भी स्मॉल कैप है 25-26-30% उसका आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो वो दिख रहा है, जब होगा डाउन होगा तो होगा। अब हम उसको लेकर के आज ही अगर हाय हाय करते रहे तो इसका मतलब हम एक इन्वेस्टर नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, आप इन्वेस्टर ना, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम थोड़ा सा, अगर मान लिया भाई दबे आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आना ही आना, गेन आना ही आना है, तो फिर इसमें इतना ज्यादा मतलब हो अल्लाह मचा करके उसको रखे रहने से क्या फायदा। हो सकता है उसके बाद में इलेक्शन बाद में कोई ऐसी सिंधु क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव मोड हो जाए, तो फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद में मागम लोगे। अभी आपने जो कुछ इन्वेस्ट कर दिया, मान लिया 50% 60% आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 40% अपने पास रखो अगले उसके लिए, आगे बढ़ेगी तो भी दे देंगे, डाउन जाएगी तो भी दे देंगे। अब एकदम से इसका कोई पैमाना तो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात ये समझ में आ गई होगी कि ये 4-5 महीना का जो ये करेक्शन का मोड है, टाइम करेक्शन का मोड है, इसका हमने बेनिफिट उठाना ही चाहिए, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं 12-13 हजार से सुनता आ रहा हूं, आज जो 23,000 को निफ्टी क्रॉस करने वाली है। जब वो 8,000 के उस पे डाउन फेज पर गई थी 12-13 को, अरे ये फिर जाएगी, ये बबल है, ये है वो है, और 23,000 पे आ गई। भाई साहब होते होते कहीं ऐसा ना हो कि 25,000 पर क्रॉस हो जाए और उसके बाद में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो पैसा ले करके आपको आपने देखना नहीं है मार्केट में, आपने अपने आप को रेडी कर देना। क्यों? क्योंकि FIIs कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है, आप देख ही रहे हो। करीब तकरीबन ये मान करके चलिए मई में इसी प्रकार से सेलिंग रही, तो 1 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने सेल कर दिया है। फिर आपको कहां पे हो रहा गया, 50 लाख करोड़ का ये है। अभी देखिए कि आपका जो कल का फॉल हुई है 3 लाख करोड़, उसमें जो अपना सुहा हो गया है। 1 लाख करोड़ के आसपास जनवरी से आपके उसने जो है बेच दिया है, FII ने बेच दिया है। तो 50 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ तो ऐसे ही माइनस हो गया है। तो 50 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ को 50 चौके 200 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो करीब ये मान करके चलिए कि 2.5-3% तो आपकी मार्केट ऐसे ही जो है अपना गिर गई है, दो सेशन में, और उसके FIIs के जो उससे अपना सेलिंग से गिर गई है, प्लस इतने दिन का आप वो जोड़ लीजिए, प्रॉफिट जोड़ लीजिए। क्या बात करो यार, 6-7% को आपको चीप पर मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो नॉन प्रैक्टिकल सलाह देने वाले हैं उनसे थोड़ा सा बचें आप, और अपने आप के अपने चक्षु को, अपने कान को खोलें, ठीक है ना। पार्ट पार्ट में आप अपना निवेश भी करते रहें, ये नहीं कि बिल्कुल गिरावट का इंतजार करते रहें, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, SIP को अपने कंटिन्यू रखें। तो आज के संडे का सेशन मॉर्निंग का ये हो गया है, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो यार रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड में आपको पता है, अगर आप शेयर करते हो तो ये थोड़ा सा लोगों में फैलता है, लाइक करते हो तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और अगर आप न्यू व्यूअर हो,
सब्सक्राइब करते हो तो अपने परिवार की संख्या बढ़ती है, जिससे कि काफी सारी 10 वीडियोज में से 5-6 वीडियो तो ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए कॉमन होते हैं। 1-2 जैसे आज का हो गया HUF हो गया, इसमें भी हमने कॉमन चीजें डालने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दी जाए, अच्छी से अच्छा मोटिवेशन आपको दिया जाए, तो हमें भी आप मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।